आवाज आ रही है सब तक? सर आ रही है। 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं जिनको आना है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी बताइए। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। नहीं नहीं, आवाज आपकी आ नहीं रही। सर कोई दो समांतर बोलिए। प्लेट है, हम्म। तो सर जी उनमें से एक प्लस और एक माइनस है। हम्म। तो सर उन प्लेटों के बीच में सर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। क्या काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। नहीं तो रखा क्या है आपने वहां? उसमें सर जी जैसे एक इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन रखा है। हम्म, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगेगा? हम्म। क्यू ई सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। दो प्लेट हैं, आपका कहना ये है कि दो ये प्लेट्स हैं, एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, यही है? जी इसके सर। बीच इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो नीचे काम करता है वो लगेगा कि नहीं लगेगा, यही पूछ रहे हैं। यस सर। अब देखो इस पर देखो, इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास होता है। इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है। यस। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। कितना लगेगा? Q इंटू ई। क्लियर है? अब देखो जी सर। नीचे की तरफ तुम्हारा इसका वेट लगेगा क्या? mg। एम जी। क्योंकि क्योंकि इसका जो मास है वो क्या है? बहुत कम। इसका जो मास है वो क्या है? बहुत कम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा? काफी कम होगा। ठीक है ना? देखो, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उस पर एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा। जैसे एक आपने अगर कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ये डेरिवेशन है आपके में, प्लस 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 प्लस, नीचे माइनस माइनस माइनस, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? v। इस v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? अपवर्ड। अब ये जा ऐसे रहा है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है, तो जो इसका पाथ होता है वो ऐसे चला जाता है, पैराबोलिक। ये पाथ जो है ये इस तरह चला जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर भी जब हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं तो यहां पर हम ये मान रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई यूज नहीं है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता तो वो नीचे लग रहा होता। ठीक है ना? जी। यस सर। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होती है, इसकी वजह से हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। बाकी ये तो नहीं कहा जा सकता कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा नहीं, क्योंकि अगर मास है, सब लोग आ चुके हैं। आज हम लोग को जो शुरू करना है वो शुरू करना है कैपेसिटेंस। काफी लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े हैं किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के। आज हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटेंस। तो कितने लोग आ चुके हैं? अभी तो बहुत कम संख्या है।
चलिए 1-2 मिनट और देख लेते हैं। चलिए शुरू किया जाए। यस सर। चलिए कुछ बताइए, कैपेसिटेंस, धारिता या कैपेसिटर, संधारित्र के बारे में जो भी जानते हो आप लोग, उस पर कुछ चर्चा करिए। सर किसी प्लेट की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारिता कहते हैं। जो संधारित्र होता है सर, जब किसी किसी प्लेट की प्लेट, कैसी प्लेट? या फिर कांच की प्लेट? किसी चालक की, जैसे किसी प्लेट या किसी चालक की, किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं, ठीक है। तो सर संधारित्र होता है, जैसे कोई प्लेट है, उसके धन या किसी एक प्लेट को, मतलब जैसे दो प्लेट हो, जो जैसे जब संधारित्र बनाते हैं उसमें दो प्लेट का यूज होता है, और किसी एक प्लेट को जो आवेशित किया जाता है, उसके बीच जो विभव उत्पन्न होता है, उनके बीच की उन दोनों प्लेट के बीच की विभव जो उत्पन्न होता है, उनके अनुपात को ही संधारित्र कहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक। क्या क्या सर, जो विभव होता है, क्या विभव में वृद्धि करने पर धारिता बढ़ती है? अब ये तुम्ही से मैंने पूछा तो तुम मुझे से पूछ रहे हो। खैर, मैं अभी नहीं सर, आपने पूछा नहीं। हाँ, अभी मैं इस मुद्दे पर पहुंच रहा हूँ। इस टॉपिक पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके लिए मुझको सहायता लेनी पड़ेगी जो आपने रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखेंगे, अभी 5 से 10 मिनट बाद ये टॉपिक आ जाएगा। तो देखिए, कैपेसिटेंस से पहले हम लोग जानते हैं कैपेसिटर। इसको बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं। पंखे के लिए आपने बहुत इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा कि कंडेंसर खराब हो गया, बदल दो। तो वो कंडेंसर क्या है? यही है। हिंदी इसकी क्या है? संधारित्र। वो कंडेंसर क्या है? यही है। संधारित्र क्या है? एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे, जो चार्ज को स्टोर करे, या इसी का दूसरा फॉर्म हम लोग कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे, दोनों बातें एक ही हैं। चार्ज को स्टोर करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे, और जब हमको जरूरत हो तो हमें वापस कर दे। क्या करे? स्टोर करे। जब हमको जरूरत हो तो क्या कर दे? वापस कर दे। ऐसी जो डिवाइस है वो क्या है आपकी? कैपेसिटर या संधारित्र। क्लियर है बात? ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे, वो क्या कहलाती है? आपकी कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, ठीक है। अब यहां से आता है आपका कॉन्सेप्ट धारिता का, यानी कि कैपेसिटेंस।
ठीक है, दो चीजें मैं यहां और लिख देता हूं, रजिस्टर और रजिस्टेंस, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, इसको अगर हम लोग हिंदी में कहें तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ये क्षमता किसकी है, ये क्षमता है संधारित्र की। आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, क्षमता किसकी है, संधारित्र की। जितना ज्यादा आवेश कोई ग्रहण कर सकता हो उसकी धारिता क्या है, उतनी ज्यादा। इसको किससे दिखाते हैं, सी से। बात समझिएगा, अभी 5 मिनट बाद चीजें रिवर्स होंगी सब। हम ये कह रहे हैं कि आवेश को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या है, धारिता है। जैसे मान लीजिए आपका कमरा जो है वो क्या है, एक संधारित्र है। जो आपका जिस रूम पर आप रह रहे हैं, जिस रूम पर आप बैठे हैं, वो एक संधारित्र है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा रूम होगा आपका, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग उस कमरे में बैठ सकते हैं। तो आपके कमरे की धारिता क्या है, ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा आपके कमरे का साइज, जितना ज्यादा आपके कमरे का साइज, उतना ज्यादा आप उसमें लोगों को बैठा सकते हैं। या हम यहां से ये कहें कि जिसकी धारिता जितनी ज्यादा, वो उतना आवेश अपने अंदर रख सकता है। कहां से आया देखिएगा, जिस संधारित्र का साइज बहुत बड़ा, वो अपने अंदर ज्यादा आवेश रख सकता है। और जब वो अपने अंदर ज्यादा आवेश रख लेगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, देखने में कुछ और लगेगा लेकिन हो एक्चुअली में कुछ और रहा है। देखने में लग रहा है कि जो धारिता है वो आवेश पर निर्भर कर रही है। समझिएगा बात को, जो लोगों को भ्रम रहता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं C बराबर Q बटे V। यहां से देखने में लगता है कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के है और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के है। मतलब Q बढ़ाने पर C बढ़ेगा और V बढ़ाने पर C घटेगा। ठीक है, वो होगा, अभी देखते हैं, लेकिन मतलब समझिए, Q बढ़ाने पर C नहीं बढ़ा। C कब बढ़ा, जब आपने संधारित्र का आकार बढ़ाया। भाई मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में 4 लोग बैठ पा रहे हैं, आपने कमरा बड़ा कर दिया, अब उसमें 40 लोग बैठने लगे, तो उस कमरे की जो कैपेसिटी थी, समझिएगा, उस कमरे की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। जैसे 1 लीटर वाली बोतल है, छोटी बोतल है, उसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, 2 लीटर वाली में 2 लीटर आ रहा है। आपने संधारित्र का आकार बढ़ाया जिससे कि उसमें ज्यादा आवेश संग्रहित हो गया। जब आवेश ज्यादा संग्रहित हो गया तो उसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर आप इसको डायरेक्टली देखें तो जो धारिता है वो डिपेंड कर रही है संधारित्र के आकार पर। कर रही है कि नहीं कर रही? यस सर। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका आवेश का लेना देना धारिता के साथ। अब देखते हैं विभव का क्या लेना देना है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। विभव, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई प्लेट है, ये हमारी कोई चालक प्लेट है, या ये हमारा कमरा है, इस कमरे में हमें क्या लाना है, आवेश लाना है। जितना ज्यादा आवेश ये ग्रहण कर ले, हाँ बोलिए। इंग्लिश में बोल दीजिए थोड़ा सा। ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, इस प्लेट पर हमको चार्ज लेकर आना है। मान लीजिए यहाँ पर कई ढेर सारा चार्ज है, यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है बहुत सारा, हमें इस चार्ज को यहाँ लेकर आना है। जितना ज्यादा चार्ज ये प्लेट स्टोर कर लेगी वो क्या होगी, इसकी धारिता होगी, यानी कि कैपेसिटेंस होगी। क्लियर है। अब मान लीजिए कि मैं यहां से छोटा सा चार्ज लेकर आया, छोटा सा आवेश लेकर आया, मान लीजिए ले आया मैं DQ ले आया, मान लीजिए छोटा सा ले आया। ठीक है, अब DQ लाने के बाद आप जानते हैं, आपको एक रिलेशन पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है, W बराबर Q इंटू V, या ये इसके पहले का फॉर्मूला था V बराबर W बटे Q। ये देखिए यहां से आया है। ये क्या होता था, किसी आवेश को, किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, ध्यान से देखिएगा, किसी चार्ज को लेकर आने में जो आप वर्क डन करते थे, आप करते थे, W क्या होता था, ये एक्सटर्नल, वो क्या कहलाता था, पोटेंशियल। ठीक है, बात समझिएगा। यस सर। अब आप जो है चार्ज लेकर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये यहां से देखिए W और V को देखिए, आप चार्ज लेकर आ रहे हैं।
ठीक है। जब आप चार्ज लेकर आएंगे तो देखिए V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R। जब आप चार्ज को बढ़ाएंगे, जब आप चार्ज को बढ़ाएंगे तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब आप चार्ज यहां पर ले आए हैं, अब आप चार्ज यहां पर ले आए हैं, यहां पर कुछ चार्ज है जिसकी वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल है, मान लीजिए सपोज दैट यहां पर कुछ पोटेंशियल आप मान लीजिए, ठीक है। छोटे से के लिए है तो हम यहां पर मान लेते हैं कि V बराबर dW बाई dQ है। देखिए V बराबर W बाई Q से, क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन लेके आ रहे हैं भाई, पूरा चार्ज Q लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो होता है W। तो छोटा सा अगर dQ चार्ज लेकर आएंगे तो जो वर्क डन करेंगे वो क्या होगा, dW होगा, होगा कि नहीं। यस सर। अब यहां पर कुछ चार्ज पहले से है, यानी कि यहां पर कुछ पोटेंशियल आपका आ चुका है। अब जब आप दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो जो यहाँ का पोटेंशियल है वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, या जो चार्ज है यहाँ का वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। याद करिए जब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, ध्यान करिए किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, तो Q1 चार्ज आ चुका होता था और Q2 चार्ज लेकर आ रहे होते थे। Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल V होता था, V1 होता था, तो हम कहते थे W बराबर Q2 इंटू V1। क्योंकि V1 यहां पहले से है, क्योंकि V1 यहां पहले से है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि Q1 यहां पहले से है यानी कि V1 यहां पहले से, क्योंकि कुछ चार्ज यहां अब आ चुका है, इसलिए कुछ यहां पर विभव या पोटेंशियल आ चुका है, इसलिए अब चार्ज को लाना थोड़ा कठिन होगा। मतलब इसके अपोज में आपको वर्क डन कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। भाई अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था ना, आपने डीक्यू उठाया, कहा चल भाई इधर आ गया। अब यहाँ पर कुछ चार्ज है, इसका कुछ पोटेंशियल है, अब आप किसी को लेकर आएंगे तो वर्क डन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यस सर। यानी कि जितना ज्यादा इसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा, वर्क डन हमको उतना ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा, वर्क डन हमको उतना ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन ज्यादा करने का मतलब समझिए, यानी कि वर्क डन ज्यादा करने का मतलब ये है कि चार्ज को यहां से वहां ले जाने में कठिनाई क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझिएगा भाई, वहां पर वो हमारा अपोज कर रहा है, वहां पर जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, हमको ज्यादा मेहनत पड़ रही है उधर ले जाने में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जितना यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, हमको यहाँ से चार्ज यहाँ ले जाने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि वर्क डन उतना ज्यादा लगेगा। वर्क डन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि काम हमारा बढ़ गया। यानी कि अगर हम एक निश्चित कार्य पर मान लीजिए कि 10 कूलाम आवेश लेकर, 10 कूलाम चार्ज लेकर जा रहे थे, तो अब यहां से विरोध होने की वजह से हम कितना चार्ज लेकर जा पाएंगे, मान लीजिए 5 कूलाम, 4 कूलाम। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मुझे 10 जूल का कार्य करना है, 10 जूल का वर्क डन मुझे करना है। जब यहां पर अपोज नहीं हो रहा था मेरा, तब इस 10 जूल का वर्क करके मैं 10 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर कर ले रहा था यहां से यहां। लेकिन जब यहां पर कुछ चार्ज आ चुका है, इसका कुछ पोटेंशियल आ चुका है, तो इस पोटेंशियल की वजह से जो मेरा वर्क डन है वो बढ़ चुका है। स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल क्या था, 0, अब इसका पोटेंशियल कुछ हो चुका है, यानी कि अब अगर मुझे वर्क डन करना है तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो यानी कि पहले जो मैं 10 जूल वर्क डन में 10 कूलाम चार्ज लेकर आ रहा था, तो अब मैं इस 10 जूल वर्क डन में 5 कूलाम चार्ज ही लेकर आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा अपोज कर रहा है ना, ये मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। सेम ये उसी तरीके से है, सेम उसी तरीके से है ये, जैसे एक नॉर्मल वातावरण में आप साइकिल चला रहे हो, और एक बार आप साइकिल तब चला रहे हो जब सामने से विपरीत दिशा में हवा चल रही हो। समझ रहे हैं कि नहीं। पैडल तो आप उतनी ही तेजी से मार रहे हैं, या ये कह लीजिए कि जब हवा विपरीत चलती है तो ताकत आप ज्यादा लगाते हैं, लेकिन साइकिल तो उतनी ही चलती है ना जितनी पहले चल रही थी। पहले जब कोई विरोध नहीं था, माइक बंद करे रहिए, जब हवा का कोई विरोध नहीं था, तब आप 2 पैडल मारकर मान के चलिए 10 मीटर चले जाते थे। लेकिन जब हवा का विरोध आ गया, तब वही 10 मीटर जाने में आपको 4-6 पैडल मारने पड़ रहे हैं। वही चीज यहाँ है कि पहले जब वहां पर कोई विभव या पोटेंशियल नहीं था, तब चार्ज आसानी से चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ का पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ, आपको मेहनत ज्यादा पड़ने लगी, वर्क डन ज्यादा होने लगा, चार्ज क्या होने लगा, कम होने लगा।
यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे पोटेंशियल का मान बढ़ रहा है, चार्ज जो है आपका Q वो क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां तक कोई समस्या? बोलिए भैया। नो सर। जैसे जैसे यहाँ का पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये कर रहा है इसका अपोज, तो चार्ज हम अब कम लेकर आ पा रहे हैं। तो यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज उतना कम हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाना मुश्किल हो जाएगा, इस प्लेट पर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं, मान के चलिए कि पहले जब पोटेंशियल कम था तब ये प्लेट 10 कूलाम का चार्ज स्टोर कर ले रही थी। अब इसका अगर आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो अब ये 5 कूलाम चार्ज ही क्या कर पा रही है, स्टोर कर पा रही है। यानी कि इसने जो चार्ज स्टोर किया है वो कम हो चुका है। जब इसका चार्ज स्टोर कम हो चुका है तो यानी कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो चुकी है, घट चुकी है। इसकी कैपेसिटेंस क्या हो चुकी है, घट चुकी है। भाई कम चार्ज स्टोर हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या है, कम है। ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या है, ज्यादा है। यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। सर आवाज बहुत धीमी आ रही है सर। बेटा तुम्ही को आ रही है, बाकी सबको सही आ रही है। और किसी को आवाज में समस्या है क्या? नहीं सर, सही आ रही बिल्कुल। तो यहां से हमने दो चीज देखी, एक बार देखा Q के लिए, एक बार देखा V के लिए। हमने देखा, देखिए Q घटा तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, C भी घट गया। तो एक बार हमने देखा कि Q बढ़ रहा है तो C बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो C घट रहा है। इसी को देखते हुए ये फॉर्मूला बनाया। देखिए Q को हमने रखा न्यूमरेटर में, V को हमने रखा डिनोमिनेटर में। Q बढ़ रहा है तो C बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो C घट रहा है। यहां से इस फॉर्मूले का आना हुआ। क्लियर है? तो यानी कि ये सब करने के बाद जो हमको C का फॉर्मूला मिला वो मिला Q/V। क्लियर है? अब यहां से जो भी हमने यहां तक की कहानी करी, यहां से सबके मन में ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि जो C है वो Q पर भी डिपेंड करता है और C जो है वो V पर भी डिपेंड करता है। करता है? यस सर। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक? अब ये गलत क्यों है, इसके लिए मैं आपको यहां ले जाना चाहूंगा। आपने रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर V/I। पढ़ा है? यस सर। इसको आप लोग ओम्स लॉ भी कहते होंगे। यस सर। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, यस सर पढ़ा है। पढ़ा है? चलिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या रेजिस्टेंस या प्रतिरोध V पर डिपेंड करता है, I पर डिपेंड करता है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे? नहीं। बताइए। नहीं। नहीं। नहीं करता? किस किस पर डिपेंड करता है ये? मटेरियल पे। मटेरियल एल और ए पर। ये डिपेंड करता है रो पर, एल पर और ए पर। रो का मतलब टाइप ऑफ मटेरियल, एल का मतलब लेंथ ऑफ मटेरियल, ए का मतलब एरिया ऑफ मटेरियल। यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है ये केवल फिजिकल पैरामीटर पर ही डिपेंड करता है, ना तो ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ना ये करंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी कैपेसिटेंस है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, फिजिकल पैरामीटर्स पर, ना तो वो क्यू पर डिपेंड करती है, ना तो वो वी पर डिपेंड करती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने खूब नाम सुना होगा, जैसे जो आपके पंखे होते हैं घरों में, उसमें कैपेसिटर लगा रहता है 25 माइक्रोफैरड का, 30 माइक्रोफैरड का, इस तरह के कैपेसिटर लगे रहते हैं। वो कैपेसिटर आप लेकर आए, उस कैपेसिटर को आपने अपने पंखे में लगा दिया।
क्या उसका जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो धारिता है, जो 25 माइक्रोफैरड आप लेकर आए हैं, वो चेंज हो जाएगी क्या? किसी भी वोल्टेज पर आप उसको चलाइए, क्या वो धारिता चेंज हो जाएगी? क्या वो कैपेसिटेंस चेंज होगी? क्या 25 माइक्रोफैरड का जो आपका कैपेसिटर है वो 50 का हो जाएगा क्या? नो सर। वो 25 का ही नहीं रहेगा। सर। इसी तरीके से जब आप यस सर। रेजिस्टेंस बनाते हैं, जब आप प्रतिरोध बनाते हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं। आप इन चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं। अब ये प्रतिरोध मान लीजिए आपने बनाया और ये प्रतिरोध आपका 2 ओम आ गया, तो अब ये 2 ओम ही रहेगा। अब तुम चाहे ये जो कर लो, तुम इसको चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, लेकिन ये क्या है? एक कांस्टेंट। आपने ओम्स लॉ में आप लोग कहते भी हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या है ये? कांस्टेंट। इस R का मान अब 2 ही रहेगा। तुम जो भी पोटेंशियल लगाओगे उसके रेस्पेक्ट में करंट चेंज होती जाएगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस 2 से 4 ओम थोड़ा ना हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो यही जो यहां पर जो केस है, वही केस यहां पर भी है। आप V बढ़ाएंगे तो उसके रेस्पेक्ट में Q चेंज होगा, V घटाएंगे उसके रेस्पेक्ट में Q चेंज होगा, लेकिन C पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार C बन गया, एक बार आपका कैपेसिटर बन गया, तो उसकी कैपेसिटेंस फिक्स हो गई। अब उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? तो C जो डिपेंड करने वाला है, ये अभी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे। C डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, नॉट ऑन Q एंड V। जो आपकी C है, कैपेसिटेंस है, वो डिपेंड करेगी किस पर? साइज और शेप पर, ना कि Q और V पर। क्लियर है? यस सर। इस चीज को आप ध्यान देंगे। C की जो यूनिट है, SI यूनिट, वो है फैरेड, स्मॉल f। लेकिन जो इसकी यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, मिलीफैरेड। माइक्रो का मतलब सब लोग जानते होंगे 10 की पावर -6, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो फैरेड में यूज नहीं करते। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। अभी इस फैरेड का जादू दिखाते हैं आपको। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। हम लोग जो यूज करते हैं, आपने घरों में अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए होंगे, जो भी अप्लायंसेस लगाए होंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी की भी कैपेसिटेंस इसको पार नहीं कर पाई होगी। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो सब काम माइक्रोफैरेड पे कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है ना? यहां से आप एक फॉर्मूला देखिए, यहां से और बना सकते हैं क्या? Q बराबर C इंटू V। C क्या है? आपका कांस्टेंट है, यानी कि यहां से आप कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। और ये चीज आप पहले से भी जानते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V, ये आप पहले से जानते हैं। देखिए ये फॉर्मूला रखा हुआ है, जितना ज्यादा Q उतना ज्यादा V। Q को चेंज करोगे तो V अपने आप चेंज हो जाएगा, जिससे कि इनका जो रेशियो है, वो रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होने वाली है। जैसे ही आपका कैपेसिटर बन के तैयार हुआ, मार्केट में वो आया, उसकी कैपेसिटेंस फिक्स हो गई। उसमें लिखा होगा कि इतने, उसमें ये लिखा होगा कि इतनी कैपेसिटेंस का है ये 25 माइक्रोफैरेड। आप लोग जाते हैं दुकान वाले से बोलते हैं कि भैया इतने माइक्रोफैरेड का क्या दे दो, एक कैपेसिटर दे दो, तो वो उठा कर दे देता है। ये नहीं है कि आप उसको 240 वोल्ट में चलाएंगे जो है तो ये 25 पे काम करेगा, और 120 में चला देंगे तो वो 50 में काम करने लगेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है ना? जो भी आपको यहाँ पर अपने, जो भी आपको अपने मतलब का समझ में आ रहा हो, उसको अपने शब्दों में नोट कर लीजिए। सर बोलिए। जैसे सर जी आपने पहले बताया था V बढ़ाने पर Q घट जाता है,
नहीं नहीं, v बढ़ाने पर क्यू नहीं घट जाता, मैं इस वाले क्यू की बात कर रहा हूं जो प्लेट पर है। ये क्यू घट रहा है जो आप लेकर आ रहे हैं, इस बात को समझिए। वो वाला क्यू घट रहा है जो आप लेकर आ रहे हैं। जब आप लेकर जो क्यू आ रहे हैं वो घट जाएगा, तो एक तरीके से जो जितना हम ला सकते थे उतना चार्ज नहीं ला पाए। अगर इस v के होने, अगर जब ये v नहीं था तो हम लोग अगर 10 कूलाम चार्ज लेकर आ पा रहे थे, तो v के होने से हम लोग 10 नहीं ला पा रहे हैं अब, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला प्लेट का चार्ज है, ये चार्ज बढ़ेगा तभी तो v बढ़ेगा। अरे देखो, इस प्लेट पर शुरू में कुछ नहीं था, जो भी था सब यहां था। इस प्लेट पर आप चार्ज लेकर आए तभी तो इस पर पोटेंशियल आया। अब तुम यहां पर थोड़ा और चार्ज ले आए तो इसका पोटेंशियल और बढ़ गया। अब ये इसका अपोज कर रहा है, ये कह रहा है मैं और नहीं लाने दूंगा। अगर और लाना है तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर लाना है तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में जो हम देख रहे थे कि कितना चार्ज ले आए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाए, तो वो चार्ज अब कम हो रहा है, उतना चार्ज नहीं ला पा रहे हैं हम लोग। इस बात को समझिए, ये अलग चीज है दोनों, ठीक है ना। ये पोटेंशियल जो हम चार्ज लेकर आने वाले हैं उसका अपोज कर रहा है। तो अगर पहले हम 10-20 गुलाम लेकर आ पा रहे थे तो 5 ही गुलाम लेकर आ पा रहे हैं। तो इस पोटेंशियल के बढ़ने से जो ये वाला चार्ज है जो हम लाते, उस चार्ज को लाते तो इसकी धारिता बढ़ती, वो चार्ज नहीं ला पा रहे हैं, तो वो क्यू कम हो गया जिसकी वजह से सी कम हो गया। और इस प्लेट पर जो चार्ज आता रहेगा उसकी वजह से इसका पोटेंशियल तो बढ़ता ही रहेगा ना। शुरू में चार्ज 0, पोटेंशियल 0, कुछ चार्ज आया, पोटेंशियल हो गया। अब ये पोटेंशियल इसका अपोज करने लगा, गिरते पड़ते तुम थोड़ा चार्ज और लेकर आए तो इसका पोटेंशियल और बढ़ गया, अब ये और अपोज कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों बातों को एक साथ समझिए। यहां तक क्लियर है भैया सबको? कैपेसिटेंस का बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को? Q और V पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक कांस्टेंट है। जिस तरह आपका जो रेजिस्टेंस है वो V और I पर डिपेंड नहीं करता, उसी तरह जो आपकी कैपेसिटेंस है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करती। जिस समय आपने रेजिस्टेंस अपना बनाया उस समय उसका, जिस समय आपका रजिस्टर बन के तैयार हुआ उस समय उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। अगर आप लोगों ने अभी तो आप लोग ठीक है, चलिए जब आगे बढ़ेंगे इंजीनियरिंग में अगर जाएंगे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आप लोग को ये देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने कोई आईसी वगैरह देखी हो तो उसमें इतने छोटे छोटे कैपेसिटर लगे रहते हैं और छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। उस रजिस्टर में एक कार्बन कोडिंग होती है जिससे कि इसका रजिस्टेंस पता चलता है। अब वो कार्बन कोडिंग बदल थोड़ा ना जाएगी कि अगर तुमने उसको पोटेंशियल बढ़ा दिया तो उसकी कार्बन कोडिंग में जो लाल कलर था वो नीला हो चुका है, जो नीला था वो पीला हो चुका है, ऐसा थोड़ा ना होगा। उसका रजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आप Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, V बढ़ाएंगे Q बढ़ेगा, C क्या रहेगा? कांस्टेंट। मिटा दें इसे? यस सर। चलिए अब देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। हिंदी में इसको बोलते हैं गोलीय संधारित्र। हिंदी में इसको बोलते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र का मतलब कि ये कोई चालक क्या है? गोला है, ठीक है। मान लीजिए कि इसने, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो आवेश है, जितना आपने इसको दिया है वो मान लीजिए जो आपने इसको दिया है वो है Q। क्योंकि ये एक चालक गोला है तो इसका पूरा जो चार्ज है ये क्या है? एक स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर का पूरा चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पर। तो इसका पूरा चार्ज कहाँ है? इसके सरफेस पर। आपको देखना है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये इसकी रेडियस R है, तो इसके सरफेस पर चार्ज है Q। देखिए C का फॉर्मूला है अपना Q/V। इसके सरफेस पर चार्ज Q है, इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? आप जानते हैं किसी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R होता है कि नहीं होता?
या इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। आर क्या है, जहां रेडियस, तो इस वैल्यू को जरा रख दीजिए यहाँ, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखिए यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो आपकी कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर। रेडियस का मतलब क्या है, साइज, जितनी बड़ी रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, ना तो क्यू पर ना तो वी पर। ये स्फेरिकल कैपेसिटर की बात है। अभी जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पर भी दिखाएंगे कि जो सी है वो क्यू और वी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल इस पर, रेडियस पर। बात क्लियर है? यस सर। अब बात ये आती है, इसमें आपको ये देखना है, सबसे पहले आपके जो मार्केट में आए वो आए स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन ये बुरी तरह फ्लॉप हो गए। क्या होगा, ये फ्लॉप हो गए, बिल्कुल फेल। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था इसकी जो संरचना है, मतलब जिस तरह ये बना हुआ है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक कैपेसिटर बनाओ जिसकी रेडियस 1 मीटर हो, जिसकी रेडियस क्या हो, 1 मीटर हो। अगर 1 मीटर रेडियस का मैंने कोई स्फेरिकल कैपेसिटर बना दिया है, तो उसकी कैपेसिटेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो देखिए क्या हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1/9 गुणे 10 की घाते 9 होगी कि नहीं होगी भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 की घाते 9। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 1/9 गुणे 10 की घाते 9, और आर कितना है 1। यानी कि देखिए कितना आ जाएगा ये, 1/9 गुणे 10 की घाते -9, क्या, फैरेड। अब इसको जरा सोचिए, ये यहां से छोड़ दीजिए, यहां से समझिए, आर बराबर 1 मीटर। अच्छा 1 मीटर का मतलब भैया 3 फुट, 3 फुट यानी कि 100 सेंटीमीटर समझ लो सीधे सीधे। तो 100 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो 100 सेंटीमीटर इधर और आ जाइए, यानी कि 200 सेंटीमीटर से क्या हो गया, डायमीटर। यानी कि इसको थोड़ा इमेजिन करिए, इसको जरा इमेजिन करिए कि ये 6 फीट की डायमीटर वाला एक स्फीयर बनाना है, कितना बड़ा बनेगा। ये 6 फीट इस बोर्ड की लेंथ है ये, यानी कि कम से कम इतना चौड़ा, और यहां से घेरा पूरा होगा तो इतना बड़ा कैपेसिटर बनेगा। बनेगा कि नहीं? यस सर। अब बताओ इसको कहां फिट करोगे, कौन से पंखे में लगाओगे? नहीं लगा सकते? नहीं सर। तो एक तो इसमें समस्या ये कि इसका साइज बहुत बड़ा। हम कह रहे हैं कि चलो हमने साइज बहुत बड़ा कर भी दिया, लेकिन भैया साइज बहुत बड़ा करने के बाद जो इसकी धारिता, इसकी जो कैपेसिटेंस आ रही है वो भी बहुत छोटी आ रही है, 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 मतलब एक पंखे को चलाने के लिए आपको चाहिए 25 गुणे 10 की घाते -6। ये छोटा सा घर का पंखा चलाने के लिए, ये उससे भी छोटा है। एक पंखा चलाने के लिए 10 की घाते -6 चाहिए, ये 10 की घाते -9 है, इससे 1000 गुना छोटा। अब इससे यानी कि तुम कहां चलाओगे, अपनी घड़ी? इतना बड़ा कैपेसिटर बनाकर इसमें से आप क्या चला सकते हैं, कुछ नहीं चला सकते। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई इनके साथ, ये हो गई कि इनका आकार बहुत बड़ा करने पर भी धारिता बहुत छोटी ही रहती थी, धारिता बहुत कम रहती थी, जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है ये, इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा जरा रिवर्स कर लीजिए। अच्छा बहुत बड़ी धारिता, एक धारिता ले लेते हैं, वो है 1 फैरेड। ये बहुत बड़ी धारिता है, ये बहुत बड़ी धारिता है। मतलब बड़े बड़े अप्लायंस में भी इतनी धारिता यूज नहीं करते हम लोग, इतना कैपेसिटेंस यूज नहीं करते। चलिए अगर मान लीजिए कि मुझे 1 फैरेड का क्या बनाना है, कैपेसिटर बनाना है, तो कितना बड़ा बनेगा देख लेते हैं जरा। सी की जगह 1 रख दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आर। तो आर बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 मीटर। अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए तो इतनी रेडियस होनी चाहिए उसकी। ये रेडियस, इस रेडियस की तुलना आप किसी से कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज आपने देखी है? सर अर्थ की रेडियस से ज्यादा।
अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 400 किलोमीटर। कितनी? सर 10 की पावर 24। 10 की पावर 24? सर 6400 किलोमीटर। ये 10 की पावर 24 वाला कौन है? ये 10 की पावर 24 वाला कौन है भैया? मास। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 10 की घाते 6 आएगा, और ये 10 की घाते 9 है। मतलब पृथ्वी की अर्थ, मतलब पृथ्वी की जो आपकी त्रिज्या है, अर्थ की रेडियस है, उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जहां मन आए उसको बनाइए, और जहां मन आए इसको लगाइए, और जो भी पंखा चलाना है उस पंखे को चलाइए। ठीक है? बोलो भाई। जी सर। तो इसीलिए ये जो संधारित्र थे आपके, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये फेल हो गए, ये यूजलेस थे। इसका एक एप्लीकेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे, कि एक संधारित्र है, अगर इसी के केंद्र से मिलता हुआ एक संधारित्र और रख दें तो इसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। ये एक तरह का क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन, और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है। हमने कहा ना कि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है या एनर्जी स्टोर करता है। कितनी स्टोर करता है वो देख लेते हैं। कोई बता सकता है कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है? हिंदी में इसको बोलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। कोई बता सकता है कितनी? 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला? 1/2 Q into V। सर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये सभी फॉर्मूले किसके हैं? इसकी एनर्जी के। ठीक है? किसके हैं ये? इसकी एनर्जी के। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसी सब बने हुए हैं। इसमें V को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किससे? Q और C से, तो ये बन जाएगा। इसमें C को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए Q और V से, तो ये बन जाएगा। C की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई V, तो एक V से एक V कट गया, QV आ जाएगा। V की जगह लिखेंगे क्या? देखिए Q बराबर क्या है? CV। V की जगह लिखिए Q बाई C, यहां रख दीजिए तो आ जाएगा ये वाला। कोई एक याद कर लीजिए, उसी सब बन जाएंगे। ठीक है? ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ये किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर की एनर्जी नहीं है, एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर होगा उसके लिए ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? हमेशा और हमेशा करेक्ट रहेगा। ठीक है ना? चलिए अब आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? दो प्लेट्स होती हैं जिन पर अपोजिट चार्ज होता है, जिन पर अपोजिट चार्ज होता है, प्लस Q और ये आपका माइनस का Q। इनके बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की, वो D है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो A है। इसका भी एरिया A और इसका भी एरिया A। ठीक है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही है अपने पास, Q बाई V। यहां पर V की जगह डेल्टा V आ जाएगा, क्योंकि दो प्लेट्स हैं, तो पोटेंशियल की जगह हम लोग क्या ले लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, ये
आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, किसी प्लेट की वजह से हम लोग क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप लोग को याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो आती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी Q बाई A। याद आ रहा है? यस सर। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, मैं इन दोनों के बीच, इन दोनों प्लेट्स के बीच की बात कर रहा हूं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक चीज आप लोग को यहां और बताई गई थी जब वीडियो बनाया गया था, कि ये जो E की वैल्यू है, ये डिस्टेंस का कोई भी टर्म यहां नहीं आ रहा। मतलब प्लेट से चाहे तुम यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, चाहे यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, प्लेट से चाहे इधर उधर कहीं भी देखो, तो ये तुमको क्या मिलेगा, इक्वेशन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस प्लेट के बीच में कहीं पर भी अगर मैं देखूंगा तो किसी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिलेगी। सेम चीज दूसरे की वजह से, बस ये माइनस में मिलेगी। तो ये पॉजिटिव की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं इसके बीच में, तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव की वजह से आप जानते हैं कैसी होती है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली ऐसी, ई पॉजिटिव। निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड, तो ये मिली ई माइनस। सही है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो आपका ई नेट है वो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ई प्लस, और इधर क्या हो जाएगा आपका, सेम डायरेक्शन में है तो ई माइनस। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। यस सर। ई प्लस कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई माइनस कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, Q बाई A। तो यहां से जो ई नेट आपका आया वो आया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपको रिलेशन पढ़ाया गया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तब पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन, तो आपने वहां पढ़ा था ED। क्या पढ़ा था, ED। डॉट प्रोडक्ट भी था, थीटा भी था, लेकिन यहाँ पर सब क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये किसमें, सेम डायरेक्शन में। डेल्टा वी का केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस हटा दिया है। तो डेल्टा वी बराबर ई की वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया, D। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, देखिए C बराबर टोटल चार्ज कितना है, Q। डेल्टा वी आपने निकाल लिया है, क्या है, Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्या आ गई ये, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एक बार फिर से किस पर डिपेंड कर रही है, प्लेट्स के एरिया पर, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पर, और एप्सिलॉन नॉट खास बात ये है किस पर डिपेंड कर रही है, मीडियम पर। ठीक है ना? तो C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, नंबर एक, ए यानी कि एरिया ऑफ प्लेट, नंबर दो, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और नंबर तीन, मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मीडियम बिटवीन प्लेट्स। हमने अभी यहां माना है कि प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। अगर कुछ और मीडियम मान लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, उसको जब हम लोग देखेंगे, जब डाई इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। बात क्लियर है? ध्यान क्या रखना है कि जो आपका D यस है सर। वो वेरी वेरी लेस देन A होना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी ट्रू है जब ये कंडीशन अप्लाई हो, मतलब ये दोनों प्लेटें बहुत पास पास रखी होनी चाहिए। बात केवल ये है, D क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा, प्लेटें बहुत पास पास। ठीक है? यस सर। नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से।
हो गया सर। हो गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था क्या? एनर्जी। अब देख लीजिए, थोड़ा सा एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा घनत्व। इसको दिखाते हैं स्मॉल यू से, एनर्जी को कैपिटल यू से, ऊर्जा को स्मॉल यू से। ये होता क्या है आप लोग जानते होंगे, जहां डेंसिटी की बात आ जाए वहां क्या हो जाता है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एकांक, हिंदी वाले ध्यान दें, आयतन में संचित ऊर्जा। यानी कि जो U स्मॉल है वो क्या है? कैपिटल U पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि V से क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। ठीक है, U आप जानते हैं क्या है? हाफ CV² डिवाइड बाई B। अब जरा एरिया देखो, एरिया क्या, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A इंटू D। होगा कि नहीं? यस सर। अब जरा यहां पर C की वैल्यू देखिए, तो हाफ, इस हाफ को मैंने यहां कर लिया। C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, और यहां पर एक AD पहले से है और यहां पर V² है। इस A से ये A कट गया, यहां पर देखिए क्या आ गया? U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये है V² और नीचे आ गया D²। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर E इंटू D, तो यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा? V बाई D। तो V² बाई D² बराबर क्या हो जाएगा? E²। तो ये एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। इसकी जगह क्या रख दिया? E²। ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है। इसी तरह का एक फॉर्मूला मिलता है जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। इसीलिए एक चीज ये भी कही जाती है कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर आपने 12th पास कर लिया होगा तो एक आपको शब्द सुनने को मिला होगा इंडक्टर, एक डिवाइस सुनने को मिली होगी इंडक्टर। इंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह ही होता है, वो भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। वहां पर अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला आता है B²/2 म्यू नॉट। E² की जगह B², हाफ हाफ है, बस वहां एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो यहाँ म्यू नॉट क्या है? नीचे है। ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कौन करता है? इंडक्टर। यहां कौन करता है? कैपेसिटर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर। Yes, sir. अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो कैपेसिटर की एक प्लेट है, वो दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगी। तो फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू another प्लेट।
ठीक है, हमें देखना है कि जो कैपेसिटर की एक प्लेट है वो दूसरे वाली प्लेट पर कितना क्या लगाएगी, आपका कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आप जरा ये देख लीजिए कि इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी कि नहीं। केवल इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यस सर। अब अगर Yes, sir. अगर मुझे इस पर फोर्स देखना हो तो इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F बराबर Q इंटू ई। भाई इसका चार्ज कितना है Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो क्या हो जाएगा Q इंटू ई। किस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ। फोर्स किस तरफ, इस तरफ। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो देखिए F बराबर Q, E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा सिग्मा की भी वैल्यू रख दीजिए, तो Q सिग्मा क्या होता है, Q बाई A। तो यहां से F आ गया आपका, क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये है फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट। दूसरी प्लेट भी इस पर इतना ही फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो किसी भी प्लेट के लिए ये वैलिड है। हो गया। यस सर। Yes, sir. अब देखना है हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब ये वैसे ही चलेगा जैसे आपका रेजिस्टेंस में रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन चलता था, जिसको हिंदी बोलते थे सीरीज, पैरेलल या श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। उसी तरह यहां पर भी है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहला तो आप जानते हैं क्या है, सीरीज, यानी कि हिंदी में श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर को ले लेंगे किसमें, सीरीज में। जिस तरह रेजिस्टेंस को लेते थे, याद करिएगा, सेम वही चलेगा। ठीक है ना, जिस तरह रेजिस्टेंस वाला उसी तरह यहाँ पर। तो चलिए याद, पहले यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला बना लीजिए। ये दो रजिस्टर लेते थे आप और यहाँ किसी वोल्टेज से क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, यही था। तो चलिए यहाँ पर आप दो क्या ले लीजिए, कैपेसिटर। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी लेना, जितने लेना हो ले लीजिए। इसको एक बैटरी से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, V। इसका जो कैपेसिटेंस है वो है C1 और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2। क्लियर है। अब देखिए, अगर आपको याद हो, देखो दो में से कोई एक तैयार कर लेना। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसको मुझे लगता है आप बहुत पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब ये सीरीज की बात होती है तो सीरीज में क्या होती है, करंट जो होती है वो सेम होती है और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। याद होगा आप लोगों को ये। जी सर। यस सर। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे याद करो, वहां पर तुमने क्या देखा था, R बराबर V अपॉन I। ठीक है ना, यहां पर तुमने देखा था C बराबर Q बटे V। तो देखो V यहां पर भी वही है, Q की जगह कौन ले रहा है, I। तो वहां पर क्या था, Q सेम I सेम, तो यहां पर क्या होगा, Q जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इस पर भी कितना आएगा Q, इस पर भी कितना आएगा Q। देखो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू इंडक्शन इस पर आएगा निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव की वजह से इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की वजह से इस पर आएगा निगेटिव। ठीक है ना।
तो कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं उस पर क्या होता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, कितना चार्ज है, Q, ठीक है ना। Q सेम हो गया, V क्या होगा, डिफरेंट। V डिफरेंट क्यों होगा भैया, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या हो गया आपका V1, इसके लिए क्या हो गया V2। क्लियर है कि नहीं। तो जो आपका V है वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। अच्छा, V क्या है, इस टोटल का पोटेंशियल। तो मान लीजिए कि जो टोटल कैपेसिटेंस है आपकी, जो टोटल कैपेसिटेंस है आपकी वो कितनी है, मान लीजिए CE, E फॉर इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ से V कितना हो जाएगा, Q बाई C। टोटल चार्ज कितना है, Q। टोटल कैपेसिटेंस है CE। हमने माना है कि जब इन दोनों को मिला देंगे, भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है कि 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, तो इन 4 को एक मानकर अगर हम काम करें, समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या होता था, आपको 2 प्रतिरोध दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, तो ये जो हम एनालिसिस करते हैं इसका मतलब केवल ये है कि अगर इन चारों को हम एक मान लें तो उस एक की वैल्यू क्या होगी। तो हमने मान लिया कि इन दोनों को अगर हम एक मान लें तो उसकी वैल्यू जो है वो CE होगी। V1 कितना हो जाएगा, देखिए Q बाई C1, ये कितना हो जाएगा, Q बाई C2। तो Q से Q खत्म हो गया, 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। वहां पर आता था आपका R बराबर R1 प्लस R2, यहां पर है 1/C1 प्लस 1/C2। जब यहां पर पैरेलल के लिए देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों जस्ट अपोजिट काम करते हैं। कैपेसिटर और, ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर और ये आपका रजिस्टर दोनों जस्ट अपोजिट काम करते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आपको मैं कल बताऊंगा जब पैरेलल प्लेट भी पढ़ लेंगे। अगर आज ही पढ़ लेते हैं तो अभी आज ही बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2। यहाँ पर सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर पैरेलल में क्या होता था, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पैरेलल में क्या हो जाएगा, C बराबर C1 बराबर C2। अभी देखते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट क्या है, अपोजिट, ठीक है। यस सर। चलिए जरा पैरेलल प्लेट वाला भी देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, चलो पहले पैरेलल देख लेते हैं फिर बात करते हैं डिटेल में। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तीन बना लिया है, आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपकी बैटरी, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। इसके पास जो टोटल चार्ज है कितना है, वो Q। इसकी कैपेसिटेंस है C1, C2, C3। क्लियर है। अब याद करिए, रजिस्टर वाले केस में पैरेलल में क्या होता था, V जो होता था वो क्या होता था, सेम। करंट डिफरेंट, तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, डिफरेंट। V सेम कैसे, जरा देख लीजिए। किसी एक को उठाइए, कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को उठाइए, इसकी ये वाली प्लेट इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और दूसरी वाली प्लेट B से जुड़ी हुई है। A जुड़ा हुआ है इससे, B जुड़ा हुआ है इससे, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल है कितना है, V। अच्छा जरा C2 को देख लीजिए, C2 का एक सिरा जुड़ा है A से, दूसरा सिरा जुड़ा है B से, A जुड़ा है इससे, B जुड़ा है इससे, यानी कि इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, V। इसका पोटेंशियल भी इसी तरह कितना हो जाएगा, V। तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहां से Q चार्ज चलेगा, अब उसके पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। तो यहां गया, मान लीजिए इसके पास गया Q1, इसके पास गया Q2, इसके पास गया Q3। क्लियर है। तो जो आपका Q है वो किस में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q बराबर क्या होगा, अगर मैं पूरे को एक मान लूं तो C इक्विवेलेंट और टोटल पोटेंशियल कितना है, V। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V,
C2V प्लस C3V। देखिए V V V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां जो पैरेलल में है वो रजिस्टर में होता है सीरीज में। बात क्लियर है? चलिए, ये बातें आप लोग जान रहे हैं जो मैंने अभी लिखी है सामने। अब एक चीज आप लोग को हमेशा याद रखनी है, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, घड़ी से लेकर मोबाइल से लेकर फ्रिज से लेकर एसी से लेकर टीवी तक, जो भी आप यूज करते हैं उसमें कैपेसिटर का भी यूज होता है और उसमें जो है रजिस्टर का भी यूज होता है, दोनों का उसमें यूज होता है। लेकिन हमेशा कैपेसिटर को जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं किसमें यूज करते हैं? एक मिनट। हाँ, कैपेसिटर को हम लोग यूज करेंगे हमेशा ये। हाँ, पहले ये इसको जानने से पहले आप इसका जवाब मुझे खुद दीजिए। हम चाहते क्या हैं? ध्यान से देखिएगा, हम चाहते क्या हैं? कैपेसिटेंस ज्यादा हो या कम हो? बोलिए ज्यादा हो। बोलिए जरा। हम लोग माइक बंद कर लो, माइक बंद। हम लोग ये चाहते हैं कि कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा मिले। भाई जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतना हमारे लिए अच्छा। रेजिस्टेंस हम क्या चाहते हैं, ज्यादा हो कि कम हो? कम। रेजिस्टेंस हम चाहते हैं हमेशा कम हो, क्योंकि वो बेकार की चीज है। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा क्या हो, कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा हो और रेजिस्टेंस हमारा हमेशा कम हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट हमेशा सेम रहेगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए हम यही चाहेंगे कि उस पर रेजिस्टेंस हमेशा कम हो और कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा हो। अब अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन देखें, तो अगर हम कैपेसिटर रजिस्टर को पैरेलल जोड़ते चले जाएं तो हमारी दोनों नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। हमारी दोनों नीड्स क्या हो जाएंगी? फुलफिल हो जाएंगी। क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस हमेशा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब डायरेक्ट जोड़ोगे तो ज्यादा मिलेगा, जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो कि C1 बराबर 6 है, C2 बराबर 6 है, R1 बराबर 6 है, R2 बराबर 6 है। चलो जरा सीरीज में निकालो। तो सीरीज में करने जाओगे तो 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ एक जाएगा 2 और 2 उसके बाद रिवर्स करेंगे तो 6/2 यानी कि 3। लेकिन अगर पैरेलल में करने जाओगे तो देखिए कितना हो जाएगा? C बराबर 6 प्लस 6 12। यानी कि हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस किस में जुड़ जाए? पैरेलल में। पैरेलल में जुड़ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेम चीज रेजिस्टेंस में है, सीरीज में जोड़ोगे अगर तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 12। नहीं भैया ये तो गलत काम हो गया, रेजिस्टेंस कम चाहिए। पैरेलल में जोड़ दीजिए तो 1/RP बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो यहां से RP भी कितना आ जाएगा? 3 ओम। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारा कैपेसिटर भी काम का है और रजिस्टर भी काम का है। समझ रहे हैं? यस सर। इसलिए जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, उसमें कैपेसिटर और रजिस्टर हमेशा पैरेलल में यूज किए जाते हैं। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, हमेशा पैरेलल में ही यूज किए जाएंगे। रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में, कैपेसिटर भी हमेशा पैरेलल में। इसीलिए हमेशा कैपेसिटर और आपके ये रजिस्टर हमेशा पास लगे होते हैं। अगर आपने कोई भी आईसी उठाकर देखी हो, कभी देखने का मौका मिलेगा तो देखिएगा, जहां पे रजिस्टर लगा होगा बगल में तुरंत कैपेसिटर लगा होगा।
मतलब इस तरह बनाते हैं हम लोग सर्किट को, एक लगाया रजिस्टर, इसके बगल में एक कैपेसिटर, फिर रजिस्टर, फिर कैपेसिटर, फिर रजिस्टर, फिर कैपेसिटर, फिर इसके बाद यहां से शुरू किया रजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर कैपेसिटर। अब देखिए ये किसमें है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, ये किसमें है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। काम फिट हो गया, किसी वोल्टेज सप्लाई से जोड़ दीजिए। अब ये मैंने बनाए हैं 4 होते हैं, 400 कैपेसिटर लगे रहते हैं, 400 रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम करेगा, ये क्या करेगा, कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा। बात क्लियर है? यस सर। तो देखिए ये आपने आज तक जहां पढ़ लिया है, अब कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, और जैसा भी टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा देखते हैं कितने इसमें लेक्चर्स हैं। कल मेरे समझ से केमिस्ट्री की क्लास होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो ठीक है, वैसे होगी नहीं, जब अभी तक नहीं हुई है तो अभी भी नहीं होगी, तो नहीं होगी तो फिजिक्स की क्लास जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। कुल मिलाकर आपको 10 बजे क्लास में आना है, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.